क्या बात है निधि डार्लिंग, आज तो तुम सुबह सुबह से ही बड़ी इतरा रही हो। हाँ तो क्यों नहीं इतराऊंगी जेठानी जी, आज शाम को मेरा टर्न है और आज जल्दी से खाना बनाकर मैं मम्मी के यहाँ जाने वाली हूँ। अच्छा जी, ऐसी बात है, चलो अच्छी बात है। लेकिन ये तो तुम जानती हो, शर्मा निवास में कभी भी कोई आफत आ सकती है। आफत तो आप ऐसे कह रही हो जैसे जमीन फट जाएंगी या आसमान टूट पड़ेगा। अरे अभी तुम इस घर में आए हुए जुम्मा 2 महीने हुए हैं ना, इसलिए कोई बात, धीरे धीरे सब जान जाओगी। अभी देवरानी जिठानी बातें कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बजती है। भाभी जरा आप ही चले जाओ ना। नहीं निधि, आज तुम्हारा टर्न है। भाभी प्लीज चले जाओ ना। नहीं निधि, मैंने बोला ना, आज मैं तुम्हारी भोली बातों में नहीं आने वाली, आज तुम्हें जाना पड़ेगा। और दरवाजे पर घंटी लगातार बजे जा रही थी। तभी लगातार बजाती हुई घंटी से परेशान होकर उमा जी झुंझलाती हुई रसोई में आती है। अरे तुम दोनों यहाँ खड़ी हो और ये चक्कर क्या है? या तो तुम दोनों को सुनाई नहीं देता या फिर मुझे कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहा है। रामू पिछले 10 मिनट से लगातार दरवाजे पर दूध लिए खड़ा है और घंटी बजा रहा है, लेकिन क्या मजाल कि तुम दोनों के कान पर जू तक रहेंगी हो। निधि और प्रीति दोनों हंसकर उमा जी की तरफ फिर एक दूसरे की तरफ देखकर यूं मुस्कुराती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जी मम्मी जी, बस जा ही रही थी। निधि, आज दूध वाले से कहना दूध जरा कम ही देकर जाए। मुझे नहीं पता, जितना देगा उतना ले लूंगी। तभी उमा जी के हाथी के सूप जैसे कानों में ये आवाज पहुंच जाती है। क्या कहा प्रीति बहू तूने? आज दूध कम लेना है क्यों? ये सुनकर प्रीति अपना माथा ठोक लेती है। तभी उमा जी पलट कर देखती है। अरे बोल ना, अभी क्या कहा बहू तूने? वो मम्मी जी दूध बहुत सारा रखा था, इसलिए मैंने निधि को कहा कि दूध जरा कम ही लेना। अरे दूध रखा है तो कुछ बना ले बहू, इसमें इतना क्या सोचना। अरे सुबह सुबह रसोई में क्या हाय तौबा मचा रही हो माँ? अरे हाय तौबा मैं नहीं मचा रही हूँ, ये तुम्हारी बहू है ना, इनको रसोई आज तक चलानी आई नहीं। रुको अभी हम देखते हैं। उमा जाकर फ्रिज खोलती है। ये देखिए, ये पूरा 5 किलो का भगोना भरा पड़ा है दूध से। तो क्या हुआ, इसी बात पर पूरे दूध का दही जमा दो और बनने दो घर में दही बल्ले। ये सुनकर प्रीति और निधि के चेहरे देखने लायक होते हैं। अब शुरू होता है कार्यक्रम दही जमाने का। और निधि का सारा गुस्सा उतरता है पहले अपनी जेठानी पर। क्या भाभी, आपको क्या जरूरत थी उस टाइम ये बोलने की? आप ये बात आगे पीछे भी तो बोल सकती थी ना। आगे पीछे से क्या मतलब निधि, जब रामू दूध दे ही जाता उसकी बात बोलती क्या मैं? हाँ हंस लो आप, मुझे पता है आपने ये जानबूझकर किया है। चलो कोई बात नहीं, बारी सबकी आती है। अच्छा देवरानी जी, धमकी दे रही हो? डरा रही हो? ओए माँ, मैं तो डर गई। नहीं, धमकी नहीं है, चेतावनी है। तभी उमा जी की आवाज बाहर से आती है। बहू दही जमा दिया कि नहीं? पापा जी पूछ रहे हैं। आज शाम को ही दही भल्ले बना लो। अच्छा माँ, घर में दही भल्ले बन रहा है तो फिर शिवानी, रोशनी, सोनिया और रीना को भी कह देती हूँ, उन सबको भी भाभी के हाथ के दही भल्ले बड़े ही पसंद है। हाँ सही याद दिलाया रिया बेटा तूने। दाल थोड़ी और ज्यादा डाल देना, मैं पड़ोस वाली कमला को बुला लूंगी, उसे भी हमारे घर के दही भल्ले बड़े ही पसंद है। बहू दाल थोड़ी सी और ज्यादा डाल लेना, वो मैं अपने दोस्त प्रदीप को भी बुला लूंगा, आज लगे हाथ उसे भी दही भल्ले खिला देते हैं। ये थोड़ी और सुनकर निधि का माथा ठनक जाता है। ये लो, पूरा डिब्बा ही दाल गला दी मैंने, क्योंकि अभी घर के बचे हुए और लोग भी तो हैं जिन्हें अपने प्रेमी, नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त यार सबको खिलाना होगा ना दही भल्ला। ये सुनकर प्रीति बड़े जोर जोर से हंसने लगती है और निधि गुस्से में पतीला छोड़ देती है, जिसकी आवाज बाहर तक जाती है। हाय हाय नाश पिटो, ये इतनी जोर से रसोई में बर्तन कौन पटक रहा है? प्रीति बहू, तुमसे ठीक से काम नहीं हो रहा है क्या? अब निधि ठहाका लगाकर हंसती है। तो ये है कहानी शर्मा परिवार। जितना बड़ा परिवार उनके उतने ही नाज नखरे और नाटक। हर रोज एक नया कांड तो यहाँ होना ही है। अब बेचारी निधि सुबह की भिगोई दाल दोपहर में बैठकर पीसती है और फिर धीरे धीरे उसे फेंटना चालू करती है। चलो इसे लेकर हॉल में चलती हूँ, मैं सबकी हेल्प ले लूंगी। निधि हॉल में दाल लेकर आती है तो देखती है जेठानी, ननद और सास तीनों टीवी देख रहे हैं। प्रिया दीदी, जरा ये दाल फेंटने में मेरी हेल्प कर दो ना। क्या? दाल कैसे फेंटी जाती है भाभी? मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है। वैसे भी ना आज मेरी क्लास है तो मुझे निकलना है। फिर कभी आप मुझे सिखा देना भाभी, फिर मैं कर लूंगी। ओके बाय भाभी। अब निधि जेठानी की तरफ देखती है। वो छत पर कपड़े पड़े हैं, मैं जरा जाकर उठा लाऊं, फिर आती हूँ निधि। इतना कहकर जेठानी जी भी वहां से खिसक जाती है। अब निधि बड़ी हसरत से सास उमा जी की तरफ देखती है। अब मेरे हाथों में वो ताकत कहाँ बहू, बहुत फेंटी है आपने तो अपने जमाने में। अरे ये तो 1 किलो दाल है, हमने तो अकेले 5-5 किलो फेंटी है। अब शाम तक निधि दही भल्ले रेडी करती है और जब घर पर निगाह मारती है तो घड़ी पूरे 8 बजा रही थी। अब क्या जाऊंगी मैं मायके। शाम को सब जब खाने की टेबल पर होते हैं। भाई आज तो मजा ही आ गया।
अब ये दही बल्ले तो ऐसे ही घर में ही बनते रहने चाहिए। और क्या, बस यूं चुटकी बजाए और बन गया दही बल्ले। भाभी मेरे फ्रेंड्स के लिए अलग निकाल कर रख देना, आज वो घर नहीं आ पाई, कल उनके लिए लेकर जाऊंगी। बहू कमला भी आती होगी। सबकी फरमाइश सुन सुनकर निधि का सर चकराने लगता है। अब प्रीति अपनी देवरानी की हालत देखकर एकदम सकते में है। प्रीति अब तुझे बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, कहीं भी अगर दूध ज्यादा बच गया ना तो बस यही हाल तेरे होने वाले हैं। और फिर निधि को तो अब राहु के तुम मान कर ही चलो तुम्हारे लिए। मन ही मन ये सोचकर प्रीति बड़े जोर शोर से हंसने लगती है। हंस लो भाभी हंस लो। अब प्रीति हर रोज दूध को बिल्कुल नाप तौल के रखती, कहीं ज्यादा ना हो जाए, कहीं दूध इकट्ठा ना हो जाए। फिर एक दिन रात के समय प्रीति देखती है कि अरे ये तो लगभग 2 लीटर दूध है, सुबह फिर से आकर रामू दूध दे जाएगा, अब मैं क्या करूं। चलो सोनू पिंकी को दूध पिला देती हूँ। सोनू पिंकी लो बेटा दूध पी लो। नहीं मम्मी मुझे नहीं पीना। मैं भी नहीं पीऊंगा मम्मी। अरे बड़े ही बेकार बच्चे हो तुम दोनों, फटाफट से दूध पियो चलो। प्रीति के डांटते ही दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे प्रीति क्यों रुला रही हो बच्चों को, क्या हुआ? मम्मी मैं जबरदस्ती दूध पिलाई है। ये क्या बात हुई भला? प्रीति दूध लेकर वहां से चली जाती है। अरे अब ये लोग कोई पी नहीं रहे तो क्या करूं, चलो मम्मी जी के पास लेकर चलती हूँ। मम्मी जी क्या कर रही हो आप? अरे क्या हुआ प्रीति बहू इतनी रात को यहाँ? लो जी मम्मी जी आपके लिए गर्मा गर्म दूध लाई हूँ, पी लीजिए। पापा जी आप भी पीजिए। वाह बहू हो तो ऐसे, बुढ़ापे में अगर ऐसी सेवा हो जाए तो और क्या चाहिए। ला बहू दूध ले आ। उमा जी और कैलाश जी बढ़िया दूध पी लेते हैं और सो जाते हैं। इधर प्रीति बड़े इतराते हुए अपनी सास के कमरे से निकलती है जैसे उसने कोई किला फतेह कर लिया हो, और इधर कान लगाए हुए निधि खिसिया जाती है। क्या हुआ देवरानी जी? कुछ नहीं, आज तो बस अपने काम से आई थी। काम हो गया है क्या? तो चलो और साथ में चलते हैं। इधर प्रीति चैन की नींद सोती है और सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। ये रामू भी ना न जाने इतनी सुबह सुबह चला आया, इसको बिल्कुल भी समय का ख्याल नहीं है। प्रीति जाकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने रामू नहीं बल्कि गांव से ससुर जी के बड़े भाई भाभी और उनके साथ आए हुए मेहमान खड़े थे। आइए आइए ताऊ जी अंदर आइए। अरे अभी तक तुम्हारे घर में कोई सोकर नहीं उठा और हम यहाँ गांव से भी आ गए। कहाँ है कैलाश? जी ताऊ जी मैं पापा जी को बुलाती हूँ, आप अंदर आइए ना। अब विशंबर, मनोरमा और उनके साथ हुए 8 लोग भी अंदर आते हैं। तब तक कैलाश जी और उमा जी भी जाग जाते हैं। अरे बहू कहाँ है तू? देखो घर में कौन आया, जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ सबके लिए। निधि सबके लिए पानी लेकर आती है। दीदी। जी मम्मी जी आई। निधि पानी लाती है और सबसे मिलने जुलने लगती है। अरे बहू तू भी बड़ी नादान है, अब सबसे मिलती रहेगी या फिर कुछ चाय पानी का भी पूछेगी? जी जी मम्मी जी। निधि रसोई में जाकर चाय बनाने के लिए पतीला ढूंढ रही थी, तभी प्रीति कहती है। क्या ढूंढ रही हो निधि? कुछ नहीं भाभी, चाय बनानी है। अरे चाय बनाने के लिए पहले दूध तो ढूंढ ले, बाद में पतीला ढूंढ। ये सुनकर निधि के कान खड़े हो जाते हैं। क्या मतलब? चाय के लिए बिल्कुल भी दूध नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है भला? अरे वो मुझे लगा दूध बच रहा है तो मैंने सारा दूध कल रात को सबको जबरदस्ती पिला दिया। वाह भाभी वाह, मान गए आपके अखंड ज्ञान को। सही है, निधि को पटकनी देने चली थी आप, भूख तो आप। उधर उमा जी फिर से आवाज देती है। अरे बहू चाय बना रही हो या बिरबल की खिचड़ी? पूरे 15 मिनट हो गए तुम दोनों को। अब जाओ और बुलाकर लाओ सासू माँ को, नहीं तो वो पुराने रेडियो की तरह एक ही गाना बजाती रहेगी। अरे लेकिन कैसे? वैसे ही अपना ब्रह्मास्त्र चलाकर। प्रीति हॉल में जाती है और पर्दे के पीछे छिपकर आवाज निकालकर अपनी सास उमा जी को बुलाती है। क्या हुआ, ये कैसी आवाज आ रही है उमा? तभी उमा का ध्यान पर्दे के पीछे छिपी प्रीति पर जाता है। मुझे भी आवाज तो सुनाई दे रही है, रुकिए मैं अभी देख कर आती हूँ। क्या हुआ बहू, क्यों बुला रही है? तुम लोगों से 4 कप चाय नहीं बनाई जा रही है क्या? चाय तो तब बनेगी ना मम्मी जी जब घर में दूध होगा। ये सुनकर उमा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्या घर में दूध नहीं है? हे भगवान। मम्मी जी धीरे बोलिए ना, कहीं बाहर वाले मेहमान सुन ना ले। अरे सुन ले नहीं बहू, सुन लिया है। अब बताओ तुम्हारे यहाँ 1 कप चाय के लिए दूध नहीं है? अरे नहीं नहीं भाभी जी ऐसी बात नहीं है। अब वो तो अभी उमा जी अपनी बात कह भी नहीं पाई थी, तब तक बाहर से विशंबर जी की आवाज आती है। अरे चाय नहीं बन पा रही हो तो बता दो, हम बाहर ही पी आएंगे। अब मनोरमा जी तो बस मानो जैसे इसी आवाज का इंतजार कर रही थी। अरे जी अब ये ठहरे शहर वाले, इनके यहाँ अब चाय के लिए दूध ही नहीं है। धत्तेरी की कैलाश, ऐसा क्या ही शहर है ना।
अरे चलो हमारे गाँव, अभी के अभी 4 बाल्टियां दूध इंतजार कर रही होगी। चाहे जितना दूध पियो, चाय बनाओ, दही जमाओ, खीर बनाओ, पनीर बनाओ, लस्सी पियो। अरे रुक जाओ जी, ज्यादा मत बोलो। इनके यहाँ 1 कप चाय तो है नहीं पिलाने को, ऊपर से अपनी ताकत यहाँ बोलने में और लगा दो। चलो जी हम तो चले। हम तो पहले ही कह रहे थे क्या करेंगे वहां चलकर, लेकिन आपको बड़ा प्यार आ रहा था अपने भाई पर। विशंभर जी गुस्से में अपने साथ आए हुए मेहमानों को लेकर चले जाते हैं। अब घर में तो जैसे मानो हड़कंप सा मच गया। अरे क्या हुआ पापा मम्मी, आप लोग क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ? अरे तुम्हें इसी दिन के लिए पैदा किया था कि यहाँ माँ बाप की इज्जत का फालूदा बन गया और राजकुमार जी भी सोकर आ रहे और पूछ रहे क्या हुआ? अरे मम्मी आप ही बता दो तो समझ में आएगा। ये पापा ना हर बात को गुड़िया के बाल की तरह यूं घुमाते कि बस पूछो ही मत। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। प्रीति भागकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर सामने रामू था। रामू, आज से तुम्हें इस घर में हर रोज 1 लीटर दूध ज्यादा देना है। घर में दूध की कमी नहीं आनी चाहिए। अपन का क्या है मालिका, पे क्या 2 लीटर ज्यादा ले लो। अब तुमसे जितना कहा है उतना सुनो, वैसे ही मूड खराब है। तुम अलग से अपना माथा खा रहे हो। लगता है आज कुछ बड़ा कांड हो गया है। घर में कोई बिना चाय के चला गया क्या? रामू अब तुम जाते हो या नहीं? रामू बेचारा चुपचाप चला जाता है। अब घर में हर रोज 1 लीटर दूध एक्स्ट्रा आने लगता है। अब फिर वही कहानी, दूध को ठिकाने कैसे लगाया जाए। लो जी, इतना सारा दूध रखा था मैंने, आज ये बढ़िया खीर बना दी। अब दूध ठिकाने पर लगा दिया, नहीं तो कहीं दूध रखा हुआ दिख जाता तो मेरे तो वारे न्यारे होने थे। तभी प्रीति रसोई में आती है। अरे अपने आप में क्या बड़बड़ा रही है निधि? कुछ नहीं भाभी, इस घर की सबसे बड़ी समस्या पर काम हो रहा है। मतलब दूध? ये सुनते ही दोनों देवरानी जिठानी ठहाका लगाकर हंसने लगती है। अब सब शाम को खाना खाने बैठे हैं तो सुमित को दही की याद आती है। अरे आज ये खीर क्यों बनाई है? मुझे तो रायता खाना था। रुको, मैं अभी बहू को आवाज लगाती हूँ। निधि बहू, जरा सुमित के लिए रायता बनाकर ले आओ। मम्मी जी रायता? अरे रायता नहीं बन सकता तो दही में नमक मिर्च जीरे का तड़का मार दो ना। नहीं मम्मी जी, वो दही नहीं है। अब जब इस घर में 1 लीटर दूध और बढ़ा दिया है तो दही क्यों नहीं है? पापा जी आज खीर बना ली ना, इसलिए दूध। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, बस अपने में मस्त रहती हो। ये नहीं कि ध्यान रखो कि घर में दही हमेशा रहनी चाहिए। जी मम्मी जी, मैं आज ही जमा दूंगी। अब प्रीति और निधि काफी सारा दूध सुबह की चाय के लिए अलग करके बाकी के दूध का दही जमा देती। अब देखती हूँ कैसे कुछ पंगा होता है। हाँ भाभी सही कहा, अब हमने दही भी जमा दिया और बाकी सुबह की चाय के लिए दूध भी निकाल दिया है। अब देखते हैं कैसे क्या ही कांड होता है। सच में भाभी, मुझे तब यह ससुराल में दूध के नाम से भी डर लगने लगा है। सपने भी अब दूध के ही आते हैं। अभी दोनों देवरानी जेठानी के बीच हो रही बातचीत पर विराम तब लगता है जब सास उमा जी का तेज स्वर सुनाई देता है। प्रीति निधि यहाँ आओ। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। दोनों एक साथ अपनी सास के पास पहुंचते हैं। कल शाम को मोहल्ले की औरतें आएंगी, मीटिंग है, वही किटी डालने की कह रही है। तो मैंने कह दिया कि मेरे घर ही मीटिंग रख लो, तो जरा चाय नाश्ते की व्यवस्था देख लेना तुम दोनों। ओके मम्मी जी, कल बढ़िया बढ़िया नाश्ता बना लेंगे, अब चिंता ना करो। जी मम्मी जी। अब सुबह होते ही निधि प्रीति अपने कामों में लग जाती है। सबको दूध चाय देने के बाद खाने में बढ़िया रायता भी बनाती है। वाह नितिन, आज तो मजा आ गया। रात में कहा था तुमने, सुबह बना भी दिया। भाई बीवी हो तो ऐसी और क्या चाहिए। इसके लिए बीवी को नहीं, शुक्रिया मेरा अदा कीजिए। इसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, जो कोई तुम्हारी माँ से बनना सीखे। अब सब खाना खा पीकर फ्री होते हैं, फिर शाम के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है। अब आप भी सोच रहे होंगे आखिर अब क्या कांड हो सकता है। चलिए फिर देर किस बात की। उमा, ओ उमा कहाँ हो? लो जी, मैं सावित्री, मीना, सुषमा, जया, हेमा, रेखा और चमेली को भी अपने साथ ले आई। वाह वाह वाह, ये तो बड़ा अच्छा किया तुमने कमला। आओ आओ बैठो। तो फिर शुरू करो मीटिंग भाई, कैसे करनी है किटी विटी, हमें तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। निधि बहू, प्रीति बहू कहाँ हो? देखो सारी आंटियां आ गई है, जरा नाश्ता वाश्ता ले आओ। निधि और प्रीति जाकर रसोई में खाना बनाने लग जाती है। निधि फटाफट से चाय बनाने के लिए रख दे, तब तक ये मैं पकौड़े निकाल रही हूँ। जी भाभी। बिजली की फुर्ती से तभी रिया भी रसोई में घुसती है। भाभी आप लोग क्या बना रहे हो? दीदी अभी हम लोग पकौड़े और सैंडविच बना रहे हैं। वाह भाभी क्या बात है, बस कुछ एक्स्ट्रा निकाल लेना। मेरी 5 सहेलियां भी आई हैं, साथ में चाय तो बनी रही होगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, तो उनके लिए भी बना लेना। इधर रिया कहकर निकल जाती है। भाभी दूध कहाँ रखा है? मैंने स्लैब पर भी देख लिया और फ्रिज में भी। अरे दूध तो आज तुमने लिया होगा ना निधि, देखो कहाँ रखा है। नहीं भाभी, आज मैंने दूध नहीं लिया, मुझे लगा आपने दूध लिया होगा। ये सुनकर प्रीति के तोते उड़ जाते हैं। अरे नहीं निधि, मैंने नहीं लिया। हे भगवान अब क्या करे।
बहू चाय नाश्ता ले आओ और कितनी देर लगाओगी? कल का थोड़ा सा दूध फ्रिज में पड़ा होगा, निकाल लेना। अब निधि दूध निकाल कर लाती है तो देखती है फ्रिज में सिर्फ 5 कप चाय का दूध था। भाभी लेकिन चाय तो पूरी 15 कप बननी है। देखो अब तो कुछ नहीं हो सकता, फटाफट से इसमें पानी डालो और शुरू करो चाय बनाना। निधि पानी, चाय पत्ती और चीनी डालकर चाय बनाकर ले जाती है। अब जैसी ही औरतें चाय पीना शुरू करती है उनकी शक्ल बदलने लगती है। और इधर रिया अपने दोस्तों के साथ जब चाय पीती है। रुको अभी तुम चाय मत पीना, मैं भी आती हूँ। रिया गुस्से में बाहर आती है। मम्मी आपने चाय पी क्या? नहीं, चाय तो नहीं पी, लेकिन तब से इन सबकी शक्लें देख रही हूँ। ऐसे विचित्र विचित्र बना रही है जैसे खाने में सोडा चटा दिया हो। अरे वो भी इससे ज्यादा ठीक लगेगा उमा। ये चाय है, इसे चाय कहती है तुम। हमारे यहाँ चाय छानने के बाद भगोनी में छानन बचता है ना, उसमें पानी डालकर दे दो, वो भी इससे अच्छा होगा। चाय के नाम पर कलंक है ये चाय। उमा जी खुद चाय पीकर देखती है तो उनके मुंह से पूरी चाय बाहर आ जाती है। प्रीति और निधि बाहर हो रही बात को सुनकर समझ रही थी कि आज जो कांड होना था वो तो हो गया। वो दोनों बाहर आती है। अब क्या हुआ ये बताओ, आज क्या कारण था ऐसी चाय का? अरे कभी दूध ज्यादा है कभी कम है, लेकिन आज क्या बहाना दोगी तुम दोनों? आज दूध नहीं आया मम्मी जी। ये सुनकर उमा जी अपना सर पकड़ लेती है। 18 वर्ष का आदित्य अपने कमरे में कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। उसकी मम्मी रूपाली वहां आती है और उसे प्यार से पूछती है, आदि बेटा पढ़ाई हो गई तुम्हारी और खुशी तुम्हारी? हाँ मम्मी। हो गई मम्मी, आज तो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में पूरा दिन लग गया। अब रिलैक्स होने के लिए थोड़ी देर गेम खेल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, वैसे तुम दोनों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? आप जब भी हंसकर ऐसा कहती है ना तो मुझे पक्का पता होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। चलिए बताइए क्या बैड न्यूज है? इसे बैड न्यूज तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ टेंशन वाली बात जरूर कह सकते हैं। तुम्हारी ताई जी आ रही हैं गांव से। क्या? मम्मी आपको पता है ना कि कुछ ही दिनों में मेरे इंटरनल शुरू हो रहे हैं। ताई जी कितने सवाल पूछती हैं, हमेशा बस गलतियां पकड़ने में ही लगी रहती हैं। और मेरा तो हुलिया ही बदल कर रख देती हैं। लड़की हो ये मत करो, लड़की हो वो मत करो। हाय हाय ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो, हाय हाय इतनी देर से आई हो। अरे बस बस, ड्रामा क्वीन कहीं की। वैसे कविता भाभी दिल की बहुत अच्छी हैं, बस उन्हें रोक टोक और ताक झांक करने की आदत है। वो हर चीज अपने हिसाब से करना चाहती है बस। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना मम्मी? ठीक है ना, अब है उनकी आदत तो क्या कर सकते हैं। वैसे तुम्हारे एग्जाम के समय वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगी, देखना। मुझे भी ऑफिस में तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी। हाँ वैसे तो है बड़ी प्यारी, हमें प्यार भी बहुत करती हैं। और अगले ही दिन कविता बड़ा सा सूटकेस लेकर शहर आ जाती है। सूटकेस के साइज को देखकर रूपाली, सुमित, खुशी और आदित्य एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और समझ जाते हैं कि मामला कम से कम 1 महीने का है। अगले दिन सुबह सुबह रूपाली किचन में टिफिन की तैयारी कर रही होती है और कविता वहां आती है। अरे भाभी आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? चलिए मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे तुम बस टिफिन की तैयारी करो, मैं खुद बना लूंगी। और सुनो, जब तक मैं यहाँ हूँ खाना मैं ही बनाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। आदि और खुशी कब आएंगे? खुशी तो जल्दी ही आ जाएगी, लेकिन आदि तो अब शाम को ही आएगा भाभी। आज उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस है ना, इसलिए। एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, एक्स्ट्रा टाइम पास होगा। कुछ कहा भाभी? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ, ये सब मैं समेट लूंगी। शाम को कविता किचन में खाना बना रही होती है। वाह भाभी, सब्जी की महक तो बाहर तक आ रही है। पड़ोस की सिन्हा भाभी पूछ रही थी कि आपके यहाँ आज क्या बन रहा है। तारीफ सुनकर रूपाली मुस्कुराती है और किचन की खिड़की से दिखाई दे रहे सामने वाले घर के हॉल की तरफ गौर से देखकर कहती है, ये सामने घर में कौन आ गया है रहने? पिछली बार आई थी तो कोई आंटी रहती थी वहां पर, आज तो पूरा दिन बसी लड़की ही दिखाई दी मुझे। वो लड़की असल में आंटी ही है भाभी, प्लास्टिक सर्जरी से अपने आप को चेंज किया है उन्होंने। कविता लड़की को घूर कर देखती है, फिर नाराजगी से कहती है, चल झूठी, इतना कोई चेंज थोड़ी ही हो सकता है, बताना कौन है वो? भाभी वो लड़की दरअसल आंटी की बहू है। आंटी बीमार है ना, इसलिए अधिकतर समय बेड पर ही होती हैं, इसलिए दिखाई नहीं दी होगी आपको। क्या ये लड़की बहू है उनकी? हाय हाय, न दुपट्टा, न मांग में सिंदूर और न मंगलसूत्र, कहाँ से शादीशुदा लगती है ये। आपकी नजर तो बहुत तेज है भाभी। वैसे आजकल तो ये आम बात है, शहरों की कामकाजी लड़कियां जो कंफर्टेबल लगता है वही पहनती ओढ़ती हैं। आपका और मेरा जमाना अब काफी पीछे छूट गया है भाभी। हाँ, पीछे छूट गया है। शाम को आदित्य कॉलेज से आता है तो कविता उस पर सवालों की बौछार कर देती है। आ गए बेटा, चलो मैं खाना लगाती हूँ,
तुम्हें आलू की सब्जी बहुत पसंद है ना? आज ताई जी ने वही बनाई है अपने लड्डू के लिए। अभी भूख नहीं है ताई जी, थोड़ी देर में खाता हूँ। और अब मैं बचपन वाला लड्डू नहीं रहा। मेरे लिए तो तू हमेशा मेरा लड्डू ही रहेगा। और भूख कैसे नहीं है? इस उम्र में तो अच्छी खासी भूख लगनी चाहिए। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? ताई जी, वो मैंने सैंडविच खा लिया था ना, इसलिए भूख नहीं है। सैंडविच क्यों खा लिया भला? कल से खाना घर पर ही खाना, ठीक है? और ये ताई जी, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। कविता के सवाल सुनामी का रूप धारण कर ले इससे पहले ही आदित्य फ्रेश होने के बहाने वहां से खिसक जाता है। रात को खाने की टेबल पर सब खाना खाते हुए बात करते हैं। मेरा प्रोजेक्ट सबमिट हो गया है पापा। मैंने आपको बताया था ना कि एग्जाम से पहले हम सब फ्रेंड्स लोनावला जाने वाले हैं, तो हम कल ही जा रहे हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल जाओ, एंजॉय करो। परसों आ जाओगे ना? परसों? सुमित, होश में तो हो तुम 2 दिनों के लिए बेटे को जाने दोगे, वो भी दोस्तों के साथ? हाँ भाभी, आप तो ऐसे चौंक रही हैं जैसे ये कोई छोटा बच्चा है। आपका लड्डू अब बड़ा हो गया है भाभी। अरे, लेकिन आजकल के माहौल का तुम्हें पता नहीं है क्या? कितना खराब है। इसे अभी से इतनी छूट दोगे तो बिगड़ जाएगा। तुम तो मना ही कर दो इसे। भाभी, आप टेंशन मत लीजिए। आदित्य और उसके दोस्त बहुत समझदार हैं। हम लोग अच्छे से जानते हैं इन्हें। देखो भाई, समझाना मेरा काम था, आगे तुम जानो। कविता का पूरा ध्यान अब सामने वाले फ्लैट में चलने वाली हरकतों पर केंद्रित हो जाता है। बहू क्या पहन रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, इन सब बातों पर कविता की तेज नजरों का कड़ा पहरा होता है। दोपहर को खुशी स्कूल से आती है और कविता दरवाजा खोलती है। आ गई बेटा। अच्छा, जरा बता तो, वो तुम्हारी सिन्हा आंटी का घर कौन सा है? आप उन्हें जानती हैं ताई जी? अरे नहीं, मैं उन्हें जानती तो तुझसे उनके घर का पता पूछती क्या भला? वो तो है, वो उधर 203 नंबर वाले फ्लैट में रहती हैं। वैसे आपकी उनसे बहुत जमेगी ताई जी, बिल्कुल आपकी ही तरह है वो। क्यों रे, वो भी मेरी तरह सुंदर और होशियार है क्या? हाँ ताई जी, कुछ ज्यादा ही। अच्छा, चल खाना रखा है टेबल पर, खा ले। मैं सिन्हा जी भाभी जी से मिलकर आती हूँ। कविता सिन्हा भाभी यानी कि मानसी के यहाँ चली जाती है और खुशी अंदर आकर खाना खाने के लिए बैठती है। तभी रूपाली का फोन आता है। टेस्ट कैसा हुआ खुशी? मेरा टेस्ट तो अच्छा हुआ मम्मी, लेकिन लगता है कि अब आपका टेस्ट शुरू होने वाला है। क्यों, क्या हुआ? ताई जी सिन्हा आंटी के यहाँ गई हैं। क्या? लेकिन तुमने उन्हें जाने ही क्यों दिया? अरे, मैं उन्हें क्या कहकर रोकती और कैसे रोकती बताइए? हाँ वो तो है, अब तो खेल ही लग गए समझो। कविता सिन्हा भाभी के यहाँ जाती है। हेलो जी, मैं कविता रूपाली की जेठानी हूँ। अरे आइए आइए, बैठिए। जी, वो मैं बिना बुलाए ही चली आई। शहरों में ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है ना, आपको कोई। अरे कोई बात नहीं, बल्कि अच्छा ही किया जो चली आई। आप भी अकेले बोर हो जाती होंगी ना। वैसे मेरा नाम मानसी है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद कविता असली मुद्दे पर आ जाती है। वो सामने वाले घर में जो आंटी रहती है ना, कल मैंने उनकी बहू को देखा। मुझे तो कहीं से भी उसके सुहागन होने के लक्षण दिखाई नहीं दिए। कैसे रह लेती है ऐसे? हमारे गांव में तो इसे बहुत खराब माना जाता है। आप गौरी की बात कर रही है ना? अरे, नए जमाने का तकाजा देकर तो आजकल कुछ भी चलता है। उसकी हरकतें तो आपने देखी ही नहीं है। अब कविता को मानसी और मानसी को कविता के रूप में एक अनुरूप पार्टनर मिल ही गया था। उस दिन दोनों ने अपने सॉफ्ट टारगेट गौरी पर खूब देर तक गंभीर चर्चा की थी। रूपाली वेट ही कर रही होती है कि कविता कब आएगी, और जो बातें उसे यहाँ रहकर भी पता नहीं है, उन सभी बातों से उसे अवगत कराकर अपने दायित्व का निर्वाह करेगी। तुम्हें पता है रूपाली, गौरी है ना? कौन गौरी भाभी? अरे, वही सामने वाली बहू जो कहीं से भी बहू नहीं लगती। अच्छा, वो उसका नाम गौरी है? मुझे नहीं पता था। तुझे क्या पता है फिर? हाँ, तो मैं कह रही थी कि वो गौरी है ना, उसने भागकर शादी की है। छी छी, कितनी बदचलन लड़की है। अब तक कविता की बातों को मजाक में लेने वाली रूपाली थोड़ा नाराज हो जाती है, लेकिन फिर भी खुद पर संयम रखकर कहती है, किसी के बारे में बिना सोचे समझे अपनी राय बनाना बहुत गलत बात है भाभी। माना उसने भागकर शादी करके गलत किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका पूरा चरित्र ही खराब है। भागना उसकी मजबूरी भी तो हो सकती है ना। शहर में रहकर भी तू भोली की भोली रह गई रूपाली। जरा आंखें खोलकर रखा कर अपनी। तेरे भी बच्चे हैं, उन पर। भाभी, मुझे मेरे बच्चों पर पूरा भरोसा है। वो कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। भाभी, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, आपकी भी रख देती हूँ, साथ में चाय पियेंगे।
रूपाली को इस विषय पर और चर्चा नहीं करनी थी, इसलिए वो उठकर चली जाती है। अगले दिन आदित्य की छुट्टी होती है और वो घर पर ही अपना काम करता है। दोपहर को उसके कमरे से खूब हंसी मजाक की आवाज आती है तो कविता दरवाजे के बाहर से कान लगाकर बातें सुनती है। अरे नहीं यार, कहाँ हुई, बस पैकिंग ही कर रहा हूँ। अच्छा सौरभ, तुमने तो वो रख लिया ना? अरे वो जो हमने डिसाइड किया था कि हम करेंगे। वो मतलब क्या होता है? हाँ, ये जरूर सिगरेट की बात कर रहा है। इस उम्र में बच्चे दोस्तों से ही तो खराब आदतें सीखते हैं। मुझे तो आदित्य की बड़ी चिंता हो रही है। अभी तो मैं मानसी के यहाँ हो आती हूँ। आदित्य दरअसल अपने एक दोस्त पर प्रैंक करना चाहता था और फोन पर दूसरे दोस्त से उसका सामान लाने के लिए कह रहा था। इधर मानसी के घर पर आज दोनों की गहन चर्चा का विषय यंग जनरेशन और उनकी फालतू हरकतें था। मैं तो इस जनरेशन की रग रग से वाकिफ हूँ, स्कूल में टीचर थी ना। वैसे यहाँ के बच्चे किस उम्र में स्मोकिंग ड्रिंकिंग करना शुरू करते होंगे? अरे आजकल तो 8-9 साल के बच्चे ये सब शुरू कर देते हैं। मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं और पीछे से उनके बच्चे ये गुल खिलाते हैं। फिर जब पानी सिर से गुजर जाता है तब हाथ मलते रहते हैं। अब भला घर में बच्चों को देखने वाला कोई ना कोई तो नहीं हो तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ही। बेचारे बच्चों का इसमें क्या दोष है? वैसे मुझे लगता है कि हमारा आदित्य भी सिगरेट वगैरह के चक्कर में है। हाँ भाई, तो होगा ही वो। रूपाली और सुमित भाई को कहाँ फुर्सत है। मैंने तो अपने बेटे को आंख में तेल डालकर बड़ा किया है, यहाँ के माहौल में बिगड़ ना जाए, इसलिए मैंने तो उसे हॉस्टल में डाल दिया है। बच्चों की चर्चा करते हुए मानसी को अपनी गॉसिप कंपनी के एंटरटेनमेंट के लिए आदित्य के रूप में एक बकरा मिल जाता है और शाम को ही वो अपना फर्ज पूरा भी कर लेती है। अगले दिन रूपाली की बेस्ट फ्रेंड सीमा उसे फोन करती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ रूपाली? आदित्य शराब और सिगरेट पीने लगा है और उसके लिए तुम बहुत परेशान हो। क्या आदित्य के पास इन सब बातों के लिए फुर्सत भी है क्या? और तुम उसे बचपन से जानती हो ना। मुझसे पूछने से पहले जिसने तुम्हें ये बात बताई है उसे मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? फोन रखकर रूपाली इसी बात को सोचकर परेशान होती है और सुमित के आने पर उसे बताती है। पता नहीं लोग ऐसी छिछोरी बातों के लिए समय कहाँ से निकाल लेते हैं। मुझे ये सोचकर टेंशन हो रही है कि आदित्य अपने बारे में ऐसी बात सुनेगा तो उस पर कैसा असर होगा। तुम इतना टेंशन मत लो रूपाली, आदित्य बहुत समझदार है, वो हैंडल कर लेगा। लेकिन मैं जरूर पता करके रहूंगी कि मेरे बेटे के बारे में ऐसी घटिया बात किसने और क्यों फैलाई है। अगले दिन उसी सोसाइटी में रहने वाली खुशी की बेस्ट फ्रेंड मिनी दोपहर को घर आती है। कविता आदत के अनुसार उससे भी बहुत सवाल करती है। घर में कौन कौन है बेटा? बस मम्मी पापा और मैं हूँ आंटी। और तुम्हारे दादा दादी वगैरह? वो हमारे साथ नहीं रहते आंटी जी। ओह अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम दोनों बातें करो। कविता को जो चाहिए था वो मिल गया था। आखिर मानसी के सामने वो भी तो देखना चाहती थी कि इस शहर की ना होकर भी सब जानकारी रखती है बॉस। थोड़ी थोड़ी देर में वो खुशी के कमरे में कान लगाकर दोनों की बातें भी सुनती है। अरे वो स्टूपिड गौरव है ना, पता है आज मुझे क्या कह रहा था? अच्छा ऐसा कहा उसने? वाह, फिर तूने क्या कहा? कविता को टेंशन हो जाती है कि खुशी और मिनी के बीच में आखिर बात क्या हो रही है। खुशी कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रही है। अब वो सोचती है कि अपना दुखड़ा किसे सुनाए तो वो सीधे अपनी नई नवेली सहेली मानसी के घर चली जाती है। अरे जरूर अफेयर होगा उसका उस गौरव के साथ। अफेयर मतलब लफड़ा? नहीं नहीं, हमारी खुशी तो अभी कितनी छोटी सी है, ये बात तो नहीं होगी। तुम ठहरी गांव की भोली भाली जनता। अरे आजकल तो शहरों में 5वीं 6ठी के बच्चे भी अफेयर और ब्रेकअप की बातें करते हैं। खुशी तो फिर भी बड़ी है। कविता एक नया टेंशन लेकर घर आती है और अब 24 में से पूरे 8 घंटे खुशी पर ही अपनी कातिल नजरें गड़ाए रखती है। अब सोसाइटी की गॉसिप मंडली में खुशी और मिनी के चर्चे हो रहे होते हैं। सुमित, पता नहीं मेरे दोनों बच्चों के बारे में ये सब वाहियात बातें कौन फैला रहा है। तुम्हें पता है कि किसी ने अपनी खुशी और उसकी फ्रेंड के कैरेक्टर को लेकर इतनी खराब बातें फैलाई है कि मैं क्या ही बताऊं। रूपाली सुमित को पूरी बात बताती है। ये तो वाकई बड़ी सीरियस बात है, हमें इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, वरना खुशी और मिनी के नाजुक मन पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। मुश्किल से दोनों को चुप कराया है हमने। गौरव उन दोनों का बेस्ट फ्रेंड है और फ्रेंड्स में तो मजाक चलता रहता है ना, और तीनों बच्चे अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करते हैं। हाँ सही है ना। ऐसी बकवास खबर फैलाने का नाम पता मुझे मिल जाए, फिर तो मैं उसकी ऐसी बैंड बजाऊंगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी मुझे। जबकि कविता इन सब बातों से बिल्कुल अनजान होती है कि फिक्र की वजह से शेयर की गई उसकी बातें इतना खराब रूप ले चुकी है। खुशी और आदित्य की चिंता में वो एक बार फिर से रूपाली से बात करने का सोचती है और पहले से ही टेंशन में बैठी रूपाली उसे 2 टूक जवाब दे देती है।
आप प्लीज अपने काम से काम रखिए भाभी। हद है भाई, जो आता है वो मेरे बच्चों पर उंगलियां उठा देता है। मुझे मेरे बच्चों पर पूरा विश्वास है। ये बात मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ। रूपाली का गुस्सा देखकर कविता चुप हो जाती है। रूपाली कमरे में जाकर खुशी को समझाते हुए कहती है, खुशी बेटा, तुम प्लीज टेंशन मत लो। तुम्हें पता है मिनी के मम्मी पापा के बारे में कितनी गलत बातें की है किसी ने? कैसी बातें मम्मी? कहा है कि मिनी के मम्मी पापा उसके दादा दादी को बहुत परेशान करते हैं, इसलिए वो लोग उन्हें छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने चले गए हैं। अरे, ऐसी बात नहीं है मम्मी। उसके दादाजी और ताऊजी का बिजनेस है ना, तो वो लोग दूसरे शहर में रहते हैं। उनके तो आपस में बहुत अच्छे रिलेशन है। ओके मम्मी, मुझे समझ में आ गया कि ये सब बातें कौन फैला रहा है। खुशी रूपाली को कुछ बताती है, लेकिन रूपाली कुछ सोचकर इस पर एक्शन नहीं लेती। इधर कविता खुशी और आदित्य की असलियत सामने लाने के लिए बेताब हो जाती है। कविता और सुमित को बहुत विश्वास है ना अपने बच्चों पर। मेरी बात तो सुननी नहीं है उन्हें। बस मुझे एक मौका मिल जाए ताकि मैं भी उन्हें सच का आईना दिखा सकूं। और उसी दिन उसे मौका मिल भी जाता है। रात को सबके सोने के बाद आदित्य अपने फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा होता है कि कविता झट से दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आती है और जोर जोर से आवाज लगाकर सुमित और रूपाली को बुलाती है। देखा तुमने? देखा, आज तो मैंने इसे फोन पर हंस हंस कर बातें करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब तो मेरी बात पर यकीन आया ना तुम्हें? हाँ भाभी, आ गया, लेकिन अभी रात बहुत हो गई है। अड़ोस पड़ोस में आवाज आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। हम कल सुबह इस पर बात करते हैं, चलिए। आदित्य हैरानी से सब देखता रह जाता है और कविता विजयी मुद्रा में सुबह के इंतजार में सो जाती है। सुबह सुबह दरवाजे की बेल बजती है और कविता जाकर दरवाजा खोलती है। सामने खड़े उसके पति और दोनों बच्चों को देखकर वो हैरान रह जाती है। आप लोग? हाँ, हम लोग तुम्हें लेने आए हैं। लेकिन यूं अचानक? हाँ मम्मी, आपके बिना घर सुना सुना सा लगता है। आप गुस्सा थूक दीजिए और हमारे साथ चलिए। तब तक अंदर से सुमित, रूपाली, आदित्य और खुशी भी बाहर आ जाते हैं। भाभी, मैंने ही फोन करके सबको बुलाया है। हम सब आपसे बात करना चाहते हैं। भैया ने मुझे बताया था कि आप घर से लड़कर यहाँ आई हैं, लेकिन झगड़े की वजह मुझे कुणाल ने बताई। भाभी, आप दिल की बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपकी कुछ आदतें आपकी सारी अच्छाई पर पर्दा डाल देती हैं। सही है। इसकी बात बात पर शक करने की, दूसरों की जिंदगी में दखल देने की आदत हमेशा इसके लिए खुद के लिए ही मुसीबत बन जाती है। दरअसल मम्मी जिसे दिल से चाहती है ना, उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाती है और उनकी फिक्र में उल्टा सीधा सोचने लगती है। हम भी उनकी इसी आदत से परेशान हैं। रूपाली कविता को सोसाइटी में हुई सारी बातें बताती है और ये भी बताती है कि आदित्य और खुशी के बारे में उन्होंने जो सोचा था वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। तो कविता को बहुत गिल्टी फील होता है। हाय हाय, सच में मेरी इस आदत ने तो मेरे बच्चों के लिए मुसीबत के दरवाजे ही खोल दिए थे। मानसी को भी मैं क्या दोष दूं, गलती तो सारी मैंने ही की है। मुझे माफ कर दो तुम लोग। देर आए दुरुस्त आए, अंत भला तो सब भला।